दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक असफल सत्ता अपने को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कुचक्र करती है, इससे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जब सत्ता ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए किस किस तरीके का खेल खेला। कभी वह अपने दरबारियों के माध्यम से झूठ परोसा, तो चरण भाट के माध्यम से एक नया परसेप्शन गढ़ा। वह अपनी रहीसी छोड़ने को तैयार नहीं होता है और न ही अपने चापलूसों को धन बांटने में ही कोई कंजूसी करता है। देश की बदहाली और जनता के बीच खून निचोड़ने वाले टैक्स के सामंजस्य के लिए वह कई तरीके का खेल खेलता है। खैर, यह तो इतिहास की बात है। वर्तमान में पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ रुपए कम कर दिए, जबकि उतने रुपए उन्होंने 2 महीने में ही बढ़ा दिया था। और देश के प्रधानमंत्री अपने समर्थकों और अपने गोदी मीडिया के लिए एक विपक्ष पर वार करने का फार्मूला देकर 2 दिन के लिए जापान रवाना हो गए हैं। तब सवाल यह है कि क्या केंद्र की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और वह नए नए तरीके से अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगी है? क्योंकि आप याद कीजिए, 2014 में पेट्रोल डीजल पर जो उत्पादन शुल्क था, पेट्रोल पर करीब 9 रुपए, डीजल पर 3 रुपए कुछ पैसे, और आज भी उत्पादन शुल्क पेट्रोल में लगभग 2 गुना, ये 10 रुपए कम करने के बाद भी, और डीजल पर 4 गुना से अधिक, वह भी 7 रुपए 40 पैसे कम करने के बाद। यानी आप सोच सकते हैं कि इस सत्ता ने कमाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। जिन दिनों पेट्रोल और डीजल का भाव पूरे विश्व में कम हो रहा था, उन दिनों यह सत्ता उत्पादन शुल्क बढ़ाकर अपनी कमाई कर रही थी, अपनी रहीसी का प्रपंच कर रही थी, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यह वही दौर था जब भावना और आस्थाओं के प्रवाह को तेज करने के लिए एक मीम निकाला गया था, एक कोशिश की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 3000 करोड़ की मूर्तियां बनाई गई और भी कई तरह के इस तरह के खेल हुए। सेंट्रल विस्टा तो किसी से छिपा नहीं है, जहां भव्य महल जैसे प्रधानमंत्री आवास बनने वाले हैं। और आज जब विश्व बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने लगी है, तब राहत के नाम पर 2 गुना रेट बढ़ चुका है, लगभग 2 गुना। राहत के नाम पर यदि 10 रुपए कम करने के बाद अपने समर्थकों से यह अभियान चलाया जाए कि थैंक यू मोदी, मोदी का यह एहसान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, इसका क्या मतलब है? हालांकि विरोधी दल इस पर हमलावर है, लेकिन सत्ता और विपक्ष की लड़ाई के बीच जनता कहां खड़ी है? जनता बदहाली की स्थिति में लगातार पहुंचते जा रही है। जिस 10 रुपए को राहत बताया जा रहा है, वह कहीं से भी राहत नहीं है, क्योंकि 2014 के मुकाबले आज की स्थिति में प्रत्येक जीवन जीने की वस्तुओं की कीमत 2 गुनी से ज्यादा बढ़ चुकी है। तब सवाल यह है कि आखिर सत्ता चाहती क्या है? रोज नए नए मस्जिदों के नाम सामने आते हैं, जिनकी खुदाई का या तो अफवाह उड़ाया जाता है या खुदाई की मांग की जाती है। कुतुब मीनार की खुदाई की बातें भी अफवाह साबित हो चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, स्पीड
र्यूमर स्पीड सोसाइटी का जो खेल है वह लंबे समय से अनवरत चल रहा है। उसका काम इस देश में झूठ और अफवाह के सहारे नफरत फैलाना, और देश उस राह में यदि बढ़ चुका है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिन और भी बदहाली और खराब स्थिति में आने वाले हैं, भयावह भी हो सकते हैं। लेकिन सत्ता को मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए भावना का प्रवाह कितना तेज होना चाहिए, और वह उसी दिशा में बढ़ रहा है। आइए छत्तीसगढ़ की कुछ बातें कर लें। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ में भी हाय तौबा मची हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से पुनः बस्तर प्रवास पर भेंट मुलाकात वाले अपने कार्यक्रम के तहत निकल पड़े हैं। तो दूसरी तरफ रोजगार को लेकर देश की बात फाउंडेशन नामक संस्था ने कल रविंद्र भवन कालीबाड़ी में लगभग 200 से अधिक संगठनों को आमंत्रित किया था, और वे लोग बेरोजगारी को लेकर बहुत जल्द ही यानी 16 अगस्त से उनकी तैयारी है बड़े आंदोलन करने की। यह आंदोलन क्या सिर्फ दिल्ली में होगा या इसका विस्तार देश भर में होगा, इसे लेकर अभी देश की बात फाउंडेशन भी ठीक ढंग से नहीं बता पा रही है। हालांकि इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए थे। उधर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा और राज्यसभा में हाल में ही पहुंचे दीक्षित ने प्रदेश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है, और कहा है कि वे आने वाले दिनों में प्रत्येक विधानसभा के गांव-गांव में जाकर शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दों से जन चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। संगठन का विस्तार तो ग्रीन आर्मी नामक संस्था भी कर रही है। यह संस्था तालाब बचाओ, हरियाली बचाओ और पॉलीथीन के खिलाफ जबरदस्त ढंग से राजधानी रायपुर में काम कर रही है। यह संस्था अब छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अपने विस्तार के लिए आगे बढ़ रही है। इधर पटवारी संघ में भी चुनाव हुआ है। भागवत कश्यप अध्यक्ष बने हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर इधर मुख्यमंत्री के तेवर कड़े होने की बात हो रही है। हमारे पत्रकार साथी उचित शर्मा ने हार्टिकल्चर विभाग पर हमारी खबरें को लेकर एक स्केच तैयार किया है। हमने पहले ही कहा है कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचारियों का खेल चल रहा है। डायरेक्टर महादेवन, डिप्टी डायरेक्टर चतुर्वेदी और एक सप्लायर पटेल के करतूतों को या इनके साठ-गांठ से किसानों के साथ किस तरीके से छल किया जा रहा है, एक एक मामले में विस्तार से हम आपको बताएंगे। किस तरीके से रविंद्र चौबे के ही विभाग बीज विकास निगम में त्रिमूर्ति घोटाला सामने आया था, विधानसभा में उठा था, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई जेल का मामला अभी भी उफान पर है। सिर्फ एक उप संचालक को पर कार्रवाई की गई है। इसे लेकर उप संचालकों में अजीब सी चर्चा है। आखिर यह किस तरह का खेल है? 21 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की जाती रही है, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। रविंद्र चौबे जी के ही विभाग में, जल संसाधन विभाग में भी भ्रष्टाचार और पदोन्नति और भाई भतीजावाद को लेकर जबरदस्त आरोप लगने लगे हैं, बाहर आने लगे। अब तो चौक चौराहे पर चर्चा शुरू होने लगा। ऐसे में
यह सारा मामला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरीके से हल करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद से संगठन में कुछ बदलाव की बात कही जा रही है। देखना यह है कि इस बदलाव में क्या होता है। उधर कर्मचारी संगठनों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मनरेगा कर्मचारियों ने तो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर जो आंदोलन जारी रखा है उसे और तेज करने की बात कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा है कि अब तो आंधी आए या तूफान आए, उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जबकि उनकी वजह से दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का काम पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में उन्हें संयम बरतने कहा है, लेकिन बार बार के वादा खिलाफी और आश्वासन झूठों की वजह से वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हालांकि आर पार की लड़ाई के मूड में संविदा बिजली कर्मचारी संघ भी थे, लेकिन चर्चा के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर लिया है। लेकिन मनरेगा कर्मचारी संघ अभी अपना आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मनरेगा कर्मचारियों की यह पीड़ा जायज इसलिए लगती है कि पिछले 16 साल से वे लगातार सरकार के हर कामों को ईमानदारी से करते आ रहे हैं और इस बीच उनको जो तकलीफ है और राज्य शासन का जो पत्र है कि लंबे समय से जिन विभागों में अनियमित कर्मचारी हैं, 3 साल से अधिक समय से, उन्हें नियमित करेंगे। उनकी पीड़ा इसलिए भी भयावह होते जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्र रिटायरमेंट के लायक हो गई है और यदि छटनी हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब नौकरी की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में उनके सामने क्या स्थिति है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर महासमुंद के झैलघीटी में पंडाल उखाड़कर ले जाने के बाद भी महिला किसानों का आत्मबल कम नहीं हुआ है। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब तो आसपास के ग्रामीण भी उनके आंदोलन को सफल करने लगे हैं, आने लगे हैं आंदोलन में। यह मुद्दा कहां तक जाएगा या नया राजधानी के किसानों की तरह यह भी लंबा चलता चला जाएगा, यह देखना होगा। धन्यवाद।